हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर्गुमेंट्स टू मेन मेथड। आर्गुमेंट्स टू मेन मेथड क्या है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन मेथड्स का जो सिंटेक्स है वो उसको देखते हैं क्या होता है। आर्गुमेंट्स आपको पता ही है, किसी भी फंक्शन में पास होने वाले वैल्यू को और उसको रिसीव करने के लिए उसके डेफिनेशन पार्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो मेन मेथड में जो आर्गुमेंट होता है वो किस तरह का होता है और वो कैसे वैल्यू को रिसीव करता है और स्टोर करता है। देन हम उस वैल्यू को कैसे हम फर्दर उस मेन मेथड के डेफिनेशन पार्ट में यूज करेंगे। ये सारा टर्म हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, आर्गुमेंट्स टू मेन मेथड। तो सबसे पहले आइए हम इसके सिंटेक्स को समझते हैं। जो मेन मेथड का जो सिग्नेचर है उसको समझते हैं। तो यहाँ मेन मेथड का जो सिग्नेचर है आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपके पास है लिखा हुआ पब्लिक। ये हमारा क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी कि ये हमारे मेन मेथड को पब्लिक बनाता है कि ये जो मेन मेथड है ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, एक्सेसिबल होगा आउटसाइड द क्लासेज और आउटसाइड द पैकेजेज और एनी वेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट ये स्टैटिक। स्टैटिक जो ये हमारा मॉडिफायर है, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक। ठीक है, आपको पता होगा हमने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है मेथड के क्रिएशन के समय में भी। तो सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, तो यहाँ पर ये एक्सेस स्पेसिफायर आपको दिया गया है पब्लिक। देन ये जो स्टैटिक है ये है आपका मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर, है ना। अब ये स्टैटिक कीवर्ड यहाँ क्या कर रहा है, ये स्टैटिक कीवर्ड मेन मेथड को स्टैटिक फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। मींस इस मेन मेथड को क्लास का मेंबर बना रहा है, डायरेक्टली क्लास का मेंबर बना रहा है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट का मेंबर। अब ये क्यों लगाया जाता है और इसको पब्लिक क्यों बनाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। अब देखिए जो मेन मेथड होता है वो जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम के थ्रू ऑटोमेटिक कॉल किया जाता है, डायरेक्टली कॉल किया जाता है। अब जेवीएम क्या है, उस क्लास का तो मेंबर है नहीं, वो तो बाहर में कंपाइलर है, हमारा इंटरप्रेटर है, और वो इंटरप्रेटर हमारा मेन मेथड को एक्सेस करने वाला है। तो मेन मेथड को जब वो कॉल करेगा तो मेन मेथड अगर प्राइवेट मेंबर हम बना देंगे तो ये उस क्लास के बाहर एक्सेस ही नहीं होगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए, है ना। तो फिर जेवीएम जब इसको ट्राई करेगा कॉल करने की कोशिश करेगा, एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेन मेथड उसको प्राइवेट मिलेगा और प्राइवेट होने के कारण मेन मेथड एक्सेस नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमको मेन मेथड को हमेशा पब्लिक बनाना होता है ताकि उसको जेवीएम बाहर से एक्सेस कर ले, जावा वर्चुअल मशीन। अब स्टैटिक क्यों बनाते हैं? अब स्टैटिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब मेन मेथड को एक्सेस करेगा जेवीएम तो जेवीएम कभी भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली चाहेगा कि मेन मेथड को कॉल कर ले, वो ऑब्जेक्ट बनाने का टेंशन नहीं लेता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है तो वो और मेन मेथड को एक्सेस भी करना चाहता है, तो उस केस में मेन मेथड को ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्टली क्लास नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस हो जाए। इसलिए इसको क्या किया जाता है, स्टैटिक बना दिया जाता है ताकि ये क्या हो, डायरेक्टली एक्सेसिबल हो फ्रॉम द क्लास, ये मेंबर हो जाए क्लास का। और वॉइड, वॉइड यहाँ पर रिटर्न टाइप है और वॉइड के बारे में आपको पता ही है कि डेटा टाइप है जो नल वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ मेन का रिटर्न टाइप जो हमने बनाया है वो नल वैल्यू बनाया है, नल रिटर्न टाइप बना दिया है, और वॉइड लगने के कारण ये ऑटोमेटिक नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेन मेथड जो हमारा होता है प्रोग्राम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कंपाइलर और सॉरी इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। और मेन मेथड का जैसे यहाँ अगर मेन मेथड हमने बनाया हुआ है तो मेन मेथड का ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होकर और जहाँ क्लोज होगा, बस ये यहाँ से शुरू करेगा अपना एग्जीक्यूशन और ये इसके क्लोजिंग पर आकर अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। अब यहीं से हम इसको कहीं कहीं ट्रांसफर करते हैं किसी किसी लोकेशन पर प्रोग्राम के, वापस से वो यहीं वापस आ जाता है। फिर एग्जीक्यूट करके जैसे ही इसको यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है मेन मेथड का, तो ये प्रोग्राम के पूरे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को। ठीक है। तो जब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया और सपोज हमने मेन मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न करवा भी लिया है, सपोज यहाँ हमने इंट लिख लिया और इंट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा लिया लास्ट में, तो उस इंटीजर वैल्यू को हम कहीं यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिटर्न होकर जो भी वैल्यू यहाँ से जाएगा वो जेवीएम के पास जाएगा और जेवीएम को तो हमने कॉल किया नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक कॉल हुआ है, ऑटोमेटिक कॉल कर रहा है वो सारा चीज़। तो उसके पास अगर कोई वैल्यू जा चला भी जाता है तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसलिए हम मेन मेथड को हमेशा नल रिटर्न टाइप बनाते हैं और उसके लिए हम यहाँ यूज कर देते हैं void, ताकि ये हमेशा नल वैल्यू रिटर्न करे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा वैल्यू रिटर्न ना करे जो, क्योंकि यूज होना ही नहीं है वो एट द एंड। ठीक है। और ये मेन हमारा मेथड का नाम है ना। इसको यूजर डिफाइन मेथड, इसको डिफाइन करना पड़ता है, बना हुआ पहले से क्रिएटेड है, बस इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। अब इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग अर्थ, यही हमारा आर्गुमेंट वाला पार्ट है, यानी कि ये वो वैल्यूज को रिसीव करेगा जो वैल्यू पास किए जाएंगे मेन मेथड को कॉल करते समय। ठीक है। मेन मेथड को कॉल करते समय हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो सारा वैल्यू इस में आकर रिसीव होगा। अब चूंकि मेन मेथड को कॉल करते समय कब कितना वैल्यू पास होगा ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है। हो सकता है कि कभी यूजर एक वैल्यू पास करे, कभी दो वैल्यू पास करे, कभी तीन वैल्यू पास करे, कभी एक भी वैल्यू पास ना करे, कभी 10 पास कर दे, है ना। और किस टाइप का पास करेगा ये भी फिक्स नहीं है, इंटीजर भी पास कर सकता है, फ्लोट भी पास करता है। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट डिफाइन किया गया वो स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन किया गया, ताकि टाइप का कोई टेंशन ना हो। आप कोई भी वैल्यू भेजिएगा स्ट्रिंग उसको स्टोर कर लेगा, एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। जैसे आपने अगर 6.5 भेजा तो 6.5 को भी ये स्टोर कर लेगा, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। 9 XYZ भेजा, है ना, तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही, ये भी स्टोर हो जाएगा। अगर आपने ए भेजा कैरेक्टर सोचकर तो वो भी यहाँ स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने 9 भेजा तो 9 भी स्टोर हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू आप भेजिए वो यहाँ स्टोर कर लेगा। यानी डेटा टाइप का जो टेंशन था कि किस डेटा टाइप का वैल्यू भेजा जाएगा मेन फंक्शन को कॉल करते समय, उस चीज को रिमूव करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया गया। अब इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम था कि कितना वैल्यू भेजा जाएगा। हो सकता है कि कभी यूजर 2 भेजे, कभी 3 भेजे, कभी 10 भेजे, कभी 100 भेजे और कभी कुछ ना भेजे। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए इस स्ट्रिंग को एरे बना दिया गया। इस स्ट्रिंग को क्या बना दिया गया, एरे। ये जो ब्रैकेट है हमारा, ये बिग ब्रैकेट जो लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारा वैल्यू ये जो हमारा args नाम का वेरिएबल बना है स्ट्रिंग का, ये एरे टाइप वेरिएबल है। यानी कि आप जितना मर्जी उतना वैल्यू भेजिए, वो उसको इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स बनाकर उसमें स्टोर कर लेगा। जैसे अगर आपने दो वैल्यू भेजा 6.5 और XYZ, तो ये क्या करेगा, ARGS, यहाँ पर ये मेमोरी नेम है, इसका एक एरे बनाएगा और पहले इंडेक्स में ये 6.5 को स्टोर करेगा और दूसरे इंडेक्स में ये XYZ को स्टोर करेगा। ये ARGS का 0th इंडेक्स पर स्टोर होगा, ये ARGS के 1th इंडेक्स पर स्टोर होगा और दोनों स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से डेटा को स्टोर करता है। अगर आपने कुछ भी नहीं भेजा तो इसका कोई साइज नहीं डिफाइन होगा। ये साइज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पर, आप कितने डेटा को वैल्यू को सेंड कर रहे हैं उस पर इसका साइज डिफाइन हो जाएगा। तो साइज का भी टेंशन यहाँ रिमूव हो जाता है एरे के कारण, और डेटा टाइप का टेंशन रिमूव हो जाता है स्ट्रिंग के कारण। और यहाँ ARGS, ये ARGS आर्गुमेंट्स के को शॉर्ट में ARGS लिखा गया है, अदरवाइज ये मेमोरी नेम है स्ट्रिंग टाइप का। तो आप मेमोरी नेम की जगह पे ARGS की जगह पे आप कोई भी मेमोरी नेम, कोई भी वैलिड मेमोरी नेम आप यहाँ यूज कर सकते हैं। XYZ, अजय, विजय, कुछ भी यहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका मेमोरी नेम है जो कि रिसीव करता है वैल्यूज को, ये मेमोरी क्रिएट कर रहेगा इस नाम से। तो ये था हमारा पूरा इसका डिस्क्रिप्शन कि ये पूरा स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं ये क्या काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको कॉल कैसे करेंगे और इसमें डेटा को ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो कॉल तो हमको करना नहीं है, कॉल हमेशा हमारा को जो कंपाइलर होगा वो रन, सॉरी, जो हमारा इंटरप्रेटर होगा वो इसको कॉल कर लेगा। तो हमारे पास जो इंटरप्रेटर होता है JVM है। अब देखिए, आप लोग ब्लूजे में रन कराते हैं अपने प्रोग्राम को हमेशा, तो ब्लूजे में एक फैसिलिटी मिलता है कि आप राइट क्लिक करके किसी भी मेथड को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लूजे में तो ऐसे करते हैं, बट अगर आप इसी चीज को जावा के प्रोग्राम को जब हम रन करवाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, तब हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं, जावा स्पेस, पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा सी, और जो भी प्रोग्राम का नेम होता है यानी कि फाइल नेम और डॉट जावा, ये हम लोग लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, उस पाथ पर जाकर, जिस पाथ में हमने फाइल को, अपने प्रोग्राम को सेव किया, उस पाथ में चले जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, और वहां पर हम फिर ये लिखेंगे जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट
जावा ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा और फाइल नेम लिखकर रन कराते हैं। तो ये फाइल नेम लिखकर रन कराने के हमने इन्वोक किया है जेवीएम को कि तुम अब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। और जेवीएम शुरू कहाँ से करेगा? तो जेवीएम हमारे मेन फंक्शन को ढूंढेगा और वहां से उसको एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। तो ये इंटर प्रेस करते ही ये हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, यानी मेन फंक्शन के अंदर के डेफिनेशन पार्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इसी चीज को एग्जीक्यूट कर, अब चूंकि मेन फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है जेवीएम के थ्रू, अलग से आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेन फंक्शन के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेन फंक्शन को कॉल करिएगा और उस समय मेन फंक्शन में ये डेटा पास की जाएगा। जैसे बाकी के मेथड को हम लोग कॉल करते थे, जैसे सपोज एक एबीसी नाम का एक मेथड बना हुआ है वॉइड एबीसी, जो कि दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, इंट ए और इंट बी। ठीक है, तो इसको अगर हमको कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास का। अगर ये सपोज मान लीजिए अगर मेंबर है स्टैटिक तो हम क्लास नेम के साथ कॉल करते थे, लेकिन एबीसी को कॉल करते समय उस मेथड का नाम यूज करते थे और यहाँ पर वैल्यू पास करते थे 5,6। इस तरह से हम लोग कॉल करते थे। बट यहाँ पर क्योंकि मेन मेथड को हम अलग से तो कॉल नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम मेन मेथड लिख के कॉल कर रहे हैं, तो सिर्फ हम फाइल नेम को यानी कि अपने प्रोग्राम को कॉल इंटरप्रेट करने के लिए दे रहे हैं और जेवीएम हमारे मेन मेथड को कॉल कर रहा है। तो अब जेवीएम कॉल कर रहा है तो हम इसको जब यहाँ रन करवाने के लिए लिखे जावा स्पेस फाइल नेम, उसी वक्त हम यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे वैल्यू पास करेंगे? ये तो हुआ कि हमने जो मेन मेथड को कॉल करवाया है जेवीएम के थ्रू, उसमें कोई वैल्यू पास नहीं किया। अगर हम दो वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे? लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में जावा स्पेस फाइल नेम और यहाँ पर दो वैल्यू लिख देंगे, जैसे एक वैल्यू लिख देंगे 1 और एक वैल्यू लिख देंगे 9.5 और इंटर प्रेस कर दें तो ये दोनों वैल्यू इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो कमांड प्रॉम्प्ट का। अब आप लोग अपना समझ लीजिए कि कैसे आप लोग रन करवाइएगा इसको, कैसे आप मेन मेथड को कॉल कीजिएगा। तो मेन मेथड को रिसीव कॉल करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपके पास ब्लूजे में क्या है, ऑप्शन है कि आप राइट क्लिक करके मेन मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो क्लास का फाइल बनता है, सॉरी प्रोग्राम का जो सोर्स कोड का जो एक आइकन बनता है आपके ब्लूजे में, है ना, जिस सब आप फाइल को लिखने के बाद सेव करते हैं ना, तो सेव करने पर आपके एक वहाँ पर आइकन बनता है आपके प्रोग्राम का क्या ऑरेंज कलर का। उस आइकन पर आप राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करके आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने पर ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि मेन मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो स्टैटिक मेंबर है। उसको डायरेक्ट आप क्लिक करते हो, राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा मेन मेथड का। आप उस मेन मेथड पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास यहाँ पर लिखने के लिए मिलेगा, देखिए एक्सट्रैक्ट डेटा डॉट मेन, यानी कि ये एक मेथड है, ये मेन मेथड के लिए इनपुट मांग रहा है। आप यहाँ पर जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू दे दीजिए, सेपरेट करना है कॉमा से और डबल कोट में रखना है। ठीक है, तो जितना वैल्यू आप देना चाहते हैं, जैसे यहाँ 3 वैल्यू पास किया जाए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों स्ट्रिंग ही है। आप नंबर वगैरह भी कहाँ पास कर सकते हैं, बट एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ तीनों डबल कोट में है, तीनों सेपरेटेड विथ कॉमा है। और ये तीनों लिखने के बाद जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये 3 हम आर्गुमेंट पास कर दिए मेन मेथड में। और ये तीनों आर्गुमेंट कहाँ जाके रिसीव होगा? तो पहला वाला वैल्यू ARGS, क्योंकि हमने वहाँ मेन मेथड का आर्गुमेंट में ARGS का नाम का वेरिएबल बनाया है, तो ARGS ऑफ 0th लोकेशन पर हमारा फर्स्ट स्टोर हो जाएगा, FIRST फर्स्ट। ठीक है, FIRST फर्स्ट। ARGS के 1th लोकेशन पर हमारा स्टोर हो जाएगा सेकेंड, और ARGS के सेकेंड लोकेशन पर 2th लोकेशन पर क्या हो जाएगा, थर्ड स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, मेमोरी पर में डेटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको यूज करना है, अगर आपको प्रोग्राम में अगर मान लीजिए कहा कि आप सेकेंड आर्गुमेंट के वैल्यू को प्रिंट कीजिए, सिंपल प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करना भी मतलब यूज करना है, तो हमको क्या करना होगा, ARGS ऑफ 1 यानी SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप पूरा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARGS ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सेंड किया है
सेंड क्या किया, यहाँ पर आर्गुमेंट में आपने सेंड किया 9 और 2.5, ये दो वैल्यू पास किया। अब ये कहाँ स्टोर हुआ, तो ये आपका ARGS ऑफ 0 में स्टोर हो गया। ये वाला जो वैल्यू स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, ARGS ऑफ 0, और ये वैल्यू स्टोर होगा ARGS ऑफ 1, और दोनों स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। सपोज इसको इंटीजर में स्टोर करना है तो हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाए INT n, और इसमें हमको ये वाला वैल्यू चाहिए इंटीजर के फॉर्मेट में। तो हमने n इज इक्वल टू 9 तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है, तो एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए मेथड है इंटीजर डॉट पार्स int, और इसमें हम क्या पास करेंगे, तो ARGS ऑफ 0 को पास कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ARGS यानी कि 9 इंटीजर में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप क्या डबल वैल्यू को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, है ना, जो सेकेंड वाला है इसको डबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा, एक डबल टाइप मेमोरी बनाना होगा। ठीक है, डबल डी नाम का मेमोरी बना दिया हमने, और डी इज इक्वल टू लिखना होगा डबल डॉट पार्स डबल। ठीक है, और इसमें क्या स्टोर करेंगे, तो ARGS ऑफ 1। ठीक है, इसको स्टोर करके सेमीकोलन दे देंगे। तो ये दूसरा वाला जो वैल्यू है हमारा ये 2.5, ये डी में स्टोर हो जाएगा कन्वर्ट होकर डबल में। तो इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यू सेंड करके और उसको अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से, जो भी जिस पर्पज़ के लिए हम उसको सेंड किए थे उस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, पूरा ब्लैंक रखने देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ARGS का कोई साइज डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई डेटा सेंड नहीं हुआ, तो उसका साइज ब्लैंक रहेगा। ठीक है तो इस तरह से हम लोग मेन मेथड को बनाते हैं, और मेन मेथड में हम लोग डेटा या आर्गुमेंट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किया हुआ भी ARGS 1 में इंटीजर वैल्यू अगर सेंड हो गया तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंटीजर डॉट पार्स या फ्लोट डॉट पार्स डबल डॉट पार्स डबल, इस तरह से यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ये था हमारा मेन मेथड। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट में हमारा रिटर्निंग फ्रॉम अ मेथड। अब रिटर्निंग फ्रॉम अ मेथड, ये टर्म जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, किसी भी मेथड से कैसे रिटर्न करते हैं, तो बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड को यूज करके हम लोग किसी भी मेथड से वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, रिटर्न, और रिटर्न लिख के आपको स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करवाना है वो वैल्यू आपको यहाँ ट्रांसफर कर देना है। या फिर आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न और ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू को लिख के रिटर्न करवा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज क्या करना है आपको, रिटर्न। अब किसी भी मेथड से एक बार अगर आपने रिटर्न कर दिया कुछ वैल्यू के साथ, तो आपको दोबारा उस मेथड में जाने के लिए उसको दोबारा कॉल करना पड़ेगा। जब दोबारा कॉल कीजिएगा तो उस मेथड के आप बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप डायरेक्ट रिटर्न वाले लाइन पर नहीं पहुंच जाइएगा। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया ABC, और ABC के अंदर आपने यहाँ दो स्टेटमेंट लिखा, फिर रिटर्न लिख दिया बिना किसी कंडीशन के विथ सम वैल्यू, और आपने यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया, किसी कंडीशन के डिपेंड नहीं किया है इस रिटर्न को। तो जब भी आप इस मेथड को कॉल कीजिएगा, कंट्रोल यहाँ से एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ आएगा, और यहीं से उस लोकेशन पर वापस चला जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया, और फिर दोबारा आने के लिए फिर से दोबारा आपको कॉल करना होगा। और जब भी आप कॉल कीजिएगा तो हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा बिगिनिंग से ही उस मेथड में। तो बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा, फिर वापस चला जाएगा, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपका अनरीचेबल हो जाएगा। तो ये अनरीचेबल कोड हो जाएगा। इसलिए अगर बीच में कभी रिटर्न यूज होता है तो वो किसी कंडीशन के बेसिस पर यूज होता है, ताकि वो कंडीशन के फुलफिल होने पर ही ये रिटर्न एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना करे। तभी इसके फर्दर वाले स्टेटमेंट कभी न कभी रीच होंगे जब वो कंडीशन फॉल्स होगा। अदरवाइज हमेशा क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू होता रहेगा और ये रन करता है। अगर कंडीशन लिखे ही नहीं तो फिर रन करेगा ही करेगा, और रन करेगा तो कंट्रोल को वापस भेज देगा। तो ये कभी भी कोड इस लाइन पर, इस स्टेटमेंट पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो रिटर्न को लिखते समय, और रिटर्न हमेशा केवल सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम है
program to check whether given number is positive or not. It passes the number to a method which returns true if it is positive, otherwise return false. अब हमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, तो जो मेथड बनाया गया है उसका रिटर्न टाइप लिखा गया है बूलियन, है ना। और इसमें एक वैल्यू को पास करना है, मेथड में एक नंबर पास करना है, तो एक नंबर इंटीजर वैल्यू पास करना है, तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक इंटीजर नाम का वेरिएबल अवेलेबल है x, और वो जो भी वैल्यू सेंड होगा वो x में यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ टेस्ट किया गया, देखिए यहाँ पर दो रिटर्न यूज किया गया, डायरेक्ट बिना इफ के रहता है, बिना एल्स ये रिटर्न दोनों यूज होता है। यहाँ कोई ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट नहीं होता है, तो हमेशा ये वाला रिटर्न रन करता है, ये कभी रन करता ही नहीं, क्योंकि ये एक बार रिटर्न रन कर जाता है तो कंट्रोल को वापस भेज देते हैं, यहाँ कभी आता ही नहीं, और फिर आने के लिए फिर से कॉल करते हैं, फिर से कॉल कर देते हैं, बिगनिंग में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको इफ एल्स में लिखा गया है, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो ट्रू और अदरवाइज फॉल्स। तो अगर यहाँ x में अगर जो वैल्यू रिसीव हुआ अगर वो बड़ा है 0 से या 0 है, तो उस केस में हमको ट्रू रिटर्न होगा। अगर वो नंबर माइनस में है, निगेटिव साइन के साथ है, तो हमको फॉल्स में रिटर्न होगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल इस मेथड को कॉल किया गया पॉजिटिव मेथड को, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर -98 लिख के ओके प्रेस किया गया, तो वहाँ पर -98 रिसीव नहीं होगा। -98 की जगह पे वो क्या करेगा, यहाँ रिसीव तो -98 होगा, है ना, ये भेजा गया है उस पॉजिटिव वैल्यू में -98, तो -98 एक्स में रिसीव होगा। यहाँ पर जो एक्स मेमोरी बनाया इसमें स्टोर हो गया -98, और -98 को यहाँ टेस्ट किया गया ग्रेटर देन 0 फॉल्स, इक्वल टू 0 फॉल्स। तो इस केस में एल्स में आएगा और रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फंक्शन क्या हमको रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आया है, फॉल्स, जो भी वहाँ से आया उसको यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया, तो फॉल्स रिटर्न हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेथड से वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं बाय यूजिंग रिटर्न। ठीक है, तो ये था हमारे रिटर्न कीवर्ड के बारे में। ये ऑलरेडी पीछे वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने करवाया हुआ है, आप लोग भी बहुत बार किए होंगे रिटर्न कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या क्या और टर्म है। अब यहाँ टेस्ट में देखिए, यहाँ पॉजिटिव एक अलग फंक्शन बनाया, मेथड बनाया टेस्ट नाम का। इस मेथड में इसने क्या किया है, उस पॉजिटिव जो हमारा आया था मेथड बनाए थे जिसमें हम एक वैल्यू पास कर रहे थे, उसमें इसने एक वैल्यू पास किया है, किसका, एक्स का वैल्यू। अब ये एक्स और वो एक्स अलग अलग है, ये एक्स इस ब्लॉक का मेंबर है और वो एक्स उस पॉजिटिव नाम का मेथड का मेंबर था। ठीक है, वो उसी मेथड में ये अलग मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ जो जाएगा वो अलग मेमोरी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से हमने जब पॉजिटिव एक्स भेजा तो यहाँ से ये क्या ट्रांसफर होगा, 5 ट्रांसफर होगा, वहाँ 5 जाएगा। 5 चूंकि ग्रेटर देन एक्स है, उसमें था ना ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो ट्रू रिटर्न क्या करना है, ट्रू, तो वहाँ से आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ आ गया ट्रू, तो ट्रू हो यानी कि ये पूरा कंडीशन हो गया ट्रू। अब ये चूंकि आपका कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर है, तो यहाँ अगर ट्रू आता है तो ये वाला पार्ट रन करेगा, अगर यहाँ फॉल्स आता तो ये वाला पार्ट रन करता। तो चूंकि वहां से आ गया है ट्रू तो ये वाला पार्ट रन करेगा। तो अब इसका वैल्यू होगा नंबर इज पॉजिटिव, और नंबर इज पॉजिटिव को स्टोर किया गया है मैसेज में, मैसेज एक स्ट्रिंग है तो चूंकि ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा तो मैसेज का वैल्यू हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, और जब यहाँ मैसेज को प्रिंट कीजिएगा तो आउटपुट में आएगा नंबर इज पॉजिटिव। यही अगर यहाँ -5 होता तो -5 सेंड होता, और -5 सेंड होता तो वहां से आउटपुट रिजल्ट आता फॉल्स, और फॉल्स होने पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है आफ्टर द कॉलन, और आफ्टर द कॉलन लिखा हुआ है नंबर इज निगेटिव। तो ये नंबर इज निगेटिव वैल्यू असाइन होता है मैसेज में, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ही लिखा हुआ है पूरा का पूरा कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ जो भी वैल्यू आता है वो रिसीव हो जाता है मैसेज में, और वो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, system.out.println की हेल्प से मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा नंबर इज निगेटिव, लेकिन उस केस में जब यहाँ x का वैल्यू होता है माइनस में, बट है यहाँ प्लस में, तो प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि वहां से रिटर्न आ रहा है ट्रू। तो ये था हमारा रिटर्निंग वैल्यू। अब रिटर्निंग वैल्यूज में भी कुछ कुछ आपको टर्म्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे ऑल मेथड फंक्शन एक्सेप्ट दोज ऑफ टाइप वॉइड रिटर्न अ वैल्यू। ये ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो मेथड वॉइड कीवर्ड के साथ यानी वॉइड रिटर्न टाइप के साथ क्रिएट किए जाते हैं वो नल वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। लेकिन वॉइड के अलावा अगर रिटर्न में हमने कोई और अनदर डेटा टाइप को यूज कर दिया तो वो रिटर्न करेगा ही करेगा, और रिटर्न हमेशा एक वैल्यू करेगा और उसी टाइप का करेगा जिस टाइप से उसको क्रिएट किया गया है। तो दिस वैल्यू इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बाय द रिटर्न स्टेटमेंट। ये जो वॉइड है वो एक्सप्लिसिटली सॉरी
वैसे मेथड जिसमें void नहीं यूज करता है उसमें हमको एक्सप्लिसिटली हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है रिटर्न स्टेटमेंट को। इफ इन ए मेथड a रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग देन रिटर्न वैल्यू ऑफ मेथड इज टेक्निकली अनडिफाइंड। ठीक है, अगर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है तो रिटर्न वैल्यू टेक्निकली अनडिफाइंड होता है। ओनली द मेथड डिक्लेयर्ड एज void डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। केवल एक void मेथड वाला ही फंक्शन है, void मेथड ही ऐसा होता है जो कि क्या करता है, डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जो रिटर्न नहीं करता है, इसलिए उसमें इस एक्सप्रेशन की जरूरत भी नहीं होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड फंक्शंस इन जावा। अब 3 टाइप का मेथड होता है। पहला मेथड क्या है, तो कंप्यूटेशनल मेथड, ऐसे मेथड जो किसी तरह के कैलकुलेशन को करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, द मेथड दैट कैलकुलेट और कंप्यूट सम वैल्यू एंड रिटर्न द कंप्यूटेड वैल्यू। वैसे मेथड जो क्या करते हैं, वैल्यू को रिसीव किया या नहीं भी रिसीव किया तो उस मेथड को कॉल करने पर वो कुछ कैलकुलेशन करेगा, है ना। अगर कैलकुलेशन करने के बाद और वो फिर कैलकुलेशन करने के बाद एक रिजल्ट को वापस ट्रांसफर करेगा, तो इस तरह के मेथड को हम कंप्यूटेड या कंप्यूटेशनल मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो हैं, एसक्यूआरटी और कॉस। एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकालने के लिए है और कॉस इसमें हम जब भी कोई वैल्यू भेजेंगे तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट हमको ट्रांसफर करेगा। और यहाँ पर जो वैल्यू भेजेंगे वो कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू भेजेंगे उसको थीटा मानेगा और उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये सारे मेथड हो गए कंप्यूटर, ये सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं मैथ क्लास के। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो मेथड का टाइप है वो है मैनिपुलेटिव मेथड, यानी कि द मेथड दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन रिटर्न सक्सेस और फेल्योर को। जैसे अभी ऊपर हमने मेथड बनाया था ना, पॉजिटिव वाला, ट्रू और फॉल्स, तो उस तरह के मेथड को वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं ना एडिशन मतलब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर रहा था, बिना किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन के भी वो रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। तो वो कैसे करा, वो कंपेयर करा, ऐसे मेथड को मैनिपुलेट किया, इन्फॉर्मेशन को चेक किया कि क्या भेजे, ट्रू भेजेंगे फॉल्स भेजे। तो ऐसे मेथड को हम मैनिपुलेटिव मेथड्स कहते हैं। तो मेथड दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न सक्सेस और फेल्योर कोड। एग्जांपल 0 और इट डिनोट सक्सेसफुल ऑपरेशन, एनी अदर नंबर डिनोट्स फेल्योर। यानी कि 0 जब रिटर्न करेगा तो हमको मान कर चलना है कि सक्सेसफुल है, और अगर उसके अलावा कुछ और रिटर्न कर रहा है तो हमको मानेंगे कि फेल्योर है। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं मैनिपुलेटिव मेथड। तीसरा है प्रोसीजरल मेथड, द मेथड दैट परफॉर्म एन एक्शन एंड हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न वैल्यू। द मेथड दैट परफॉर्म एन एक्शन हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न वैल्यू, है ना, जो कि कुछ रिटर्न एक्सप्लिसिट रिटर्न वैल्यू नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेथड। यानी कि वैसा मेथड जिसको हम कुछ दिए कि लो भाई इस वैल्यू के साथ तुमको कुछ वर्क करना है, और वो वैल्यू को लिया और वर्क करके दे दिया, कुछ हमको वापस में रिटर्न में रिजल्ट नहीं दिया, तो वैसे मेथड को हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेथड, जो कि कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न नहीं करता है। तो जो वॉइड वगैरह से यूज होता है वो सब एक्सप्लिसिट है, कुछ रिटर्न नहीं करता, उसको वैल्यू दिए, वो अपना काम किया, प्रिंट किया जो किया, लेकिन हमको कुछ रिटर्न नहीं किया। तो ऐसा एक हमारे पास है प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड भी यही काम करता है। प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड में हम जो भी पास करते हैं वो उस वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देता है। इसलिए इक्वल टू में अगर कुछ लिखेंगे तो ये कुछ हमको वापस नहीं देगा। किसी को इक्वल टू में अगर हम इस मेथड को लिख दें तो एन इज इक्वल टू स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का, तो ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ प्रिंट कर रहा है उसको वापस भेज दिया और यहाँ एस में स्टोर करना। ये क्या करता है, उस वैल्यू को सिंपली प्रिंट करके छोड़ देता है, यानी कि कुछ एक्सप्लिसिट रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, और वैल्यू इज रिटर्न फ्रॉम ए मेथड यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी हम लोग देखें कैसे यूज करना है, सिंटेक्स मैंने बता ही दिया, दो तरीके से बताया, ब्रैकेट में भी इसको कर सकते थे, ये तो एक पहला तरीका, दूसरा तरीका में हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रिटर्न कीवर्ड, किसी मेथड से वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए, है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो टाइप है वो है प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, सिंपली जानना है। अब प्योर यहाँ लिखा हुआ भी है डेफिनेशन, आप डेफिनेशन को पढ़िएगा तो इतना अभी तक हम मेथड पढ़ा चुके हैं कि आपको पता चल जाएगा। तो अ प्योर मेथड इज वन दैट टेक्स ऑब्जेक्ट्स एंड और प्रिमिटिव एज आर्गुमेंट बट डज नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, है ना। वैसा मेथड जो आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अब हम कल पढ़ाए थे कि रिकॉल बाय रेफरेंस में हम लोग जब देखे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी मेथड में ऑब्जेक्ट को पास करते हैं
तो वो उसके पास उसका पूरा रेफरेंस ही चला जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एक एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एबीसी के पास दो मेंबर है एन वन एन टू, तो ओबी को दो मेमोरी मिला, एक एन वन नाम से और एक एन टू नाम से। ठीक है, अगर एक क्लास है एबीसी और उसके पास दो मेंबर है एन वन एन टू, और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको दो मेंबर मिला। अब उसी में एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, तो वो उसके पास जब हम इस ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पास किया, एज आर्गूमेंट पास किए, तो वो इस ऑब्जेक्ट को रिसीव किया। रिसीव करने के लिए वो अलग से मेमोरी नहीं बनाया, बल्कि वो भी इसी मेमोरी को, इसी एड्रेस को, इसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने लगा। सपोज वहाँ पर वो भी वन था इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने को, तो इसी को अब ओ बी वन क्या कर सकता है, एन वन के वैल्यू को या एन वन टू एन टू के वैल्यू को चेंज कर सकता है। कल हम जो प्रोग्राम का एग्जाम्पल बताए थे उसमें चेंज भी कर दिया था, तो यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई मेथड है जो कि रिसीव करने के बाद भी इसके वैल्यू को चेंज नहीं करता है ना, कोई मॉडिफाई नहीं करता, ऑब्जेक्ट में किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करता है, हाँ इसको यूज करके कोई कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है, उस कैलकुलेशन को डिस्प्ले करे जो करे, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं किया। जो ऑब्जेक्ट था हमारा, मेन ऑब्जेक्ट जो था जिसको हमने बनाया था, उसके डेटा को, उसके वैल्यूज को वो मॉडिफाई नहीं किया या उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं प्योर मेथड। प्योर मेथड क्या होता है कि वैसे मेथड जो ऑब्जेक्ट को एज या प्रिमिटिव वैल्यू को एज आर्गूमेंट रिसीव करने के बाद भी उसके वैल्यू को चेंज यानी कि मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। देखिए कॉल बाय वैल्यू में तो होगा ही नहीं, वो तो अपना मेमोरी बना के उसमें रिसीव करता है, वैल्यू रिसीव किया, वैल्यू के साथ जो करे। लेकिन अगर, और ये हो सकता है सिर्फ रेफरेंस में ही ऐसा पॉसिबल है कि हम अब मेथड में जाने के बाद भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू को, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस में अगर हमने रिसीव करने के बाद भी मेरे पास कैपेसिटी था, कैपेबल हम थे कि उसके वैल्यू को चेंज कर सके या उसको मॉडिफाई कर सके ऑब्जेक्ट को, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, है ना, यानी कि वो मेथड कुछ नहीं किया, उसके में किसी भी इंटीजर या जो भी डेटा टाइप से या डेटा मेंबर से उनके वैल्यू में किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करता है, सिर्फ उनको यूज किया किसी पर्पस में, मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं प्योर मेथड। अब दूसरा है इम्प्योर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एन इम्प्योर मेथड ऑन द अदर हैंड चेंजेज और मॉडिफाई द स्टेट ऑफ रिसीव्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि इम्प्योर मेथड क्या होते हैं, तो वैसे मेथड जो रिसीव करते हैं रेफरेंस को, यानी कि ऑब्जेक्ट को या एरे को, और रिसीव, क्योंकि उनके पास तो पूरा मेमोरी ही मिल गया, वही सेम मेमोरी लोकेशन जो वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा था जिसको हमने एज आर्गुमेंट ट्रांसफर किया था, और ये रिसीव किया है सेम मेमोरी लोकेशन को जो रिप्रेजेंट करते हुए, तो ये क्या कर सकता है, इसके वैल्यू को चेंज कर सकता है, और इसने कर भी दिया। जैसे ओबी ने अपने एन वन में 5 स्टोर किया था और इसमें 65, और वो जब ओबी वन को इसने अपना पूरा का पूरा मेमोरी ट्रांसफर किया, अपना रेफरेंस ट्रांसफर किया, तो ओबी वन भी इसी को रिप्रेजेंट करने लगा, और ओबी वन ने एन वन के वैल्यू को 5 के जगह पे कर दिया 20 और 65 को एज इट इज छोड़ दिया। चेंज तो किया ना, एक वैल्यू को ही चेंज किया, हो सकता है दोनों को कर दे, तो इस केस में इसने मॉडिफाई किया इस ऑब्जेक्ट को, और ऐसा मेथड जो मॉडिफाई कर दे उसको बोलते हैं इम्प्योर मेथड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, द मेथड फंक्शन दैट you write or create an either pure method or impure method. A pure method is one that takes object and or primitive as arguments but does not modify the object. ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करता है। द रिटर्न वैल्यू ऑफ ए प्योर मेथड इज आइदर प्रिमिटिव और ए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड द मेथड, और एन इम्प्योर मेथड ऑन द अदर हैंड साइड चेंजेज और मॉडिफाई द स्टेट ऑफ रिसीव्ड ऑब्जेक्ट। इम्प्योर मेथड क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। तो ये सिंपल सा हमारा था, इसका यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर एक स्टैटिक बुलियन आफ्टर नाम का मेथड बनाया। ये आफ्टर क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है टाइम क्लास का, टाइम वन और टाइम टू, और टाइम वन और टाइम टू, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये टाइम वन के आवर वैल्यू और टाइम टू के आवर वैल्यू को कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स को रिस्टोर कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। यानी कि इसने इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को कोई मॉडिफाई नहीं किया, ये सिंपली उसके साथ कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करके और एक रिजल्ट निकाला अपना और उस रिजल्ट को भेज दिया। इसमें उसके ऑब्जेक्ट को वैल्यू को या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं किया, तो ये हमारा प्योर मेथड में आएगा। ठीक है, यही अगर ये क्या करता, टाइम डॉट आवर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कर देता चेंज, या टाइम टू डॉट आवर को वैल्यू को चेंज कर देता, तो ये हमारा इम्प्योर हो जाता। बट ये है हमारा प्योर, इट इज प्योर फंक्शन
एज इट इज नाइदर मॉडिफाइंग द आर्गुमेंट्स नॉट प्रिमिटिव एनीथिंग, किसी चीज को ये मॉडिफाई नहीं किया। इसी तरह आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पब्लिक वॉइड स्टैटिक इंक्रीमेंट, इसने भी टाइम ऑब्जेक्ट का एक टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव किया टाइम नाम के ऑब्जेक्ट में, और डबल एसीसी, और इसने इस टाइम में जो ऑब्जेक्ट रिसीव किया है टाइम क्लास के का टाइम नाम का ऑब्जेक्ट है, तो इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट वहाँ से ट्रांसफर हुआ होगा, तो सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसने क्या किया, उसके सेकेंड को प्लस कर दिया इस वैल्यू के साथ, उसके सेकेंड को माइनस कर दिया 60, उसके मिनट को चेंज कर दिया, उसके मिनट को, और फिर तो इस तरह से उसने क्या किया, उसके वैल्यू को मॉडिफाई किया, है ना। इट इज इम्प्योर फंक्शन एज इट इज मॉडिफाइंग द आर्गुमेंट रिसीव, इसने क्या किया, जो रिसीव किया उसके आर्गुमेंट्स के वैल्यू को, है ना, आर्गुमेंट उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो इसको बोलते हैं इम्प्योर मेथड। समझ में आ गया कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। इजी सा टॉपिक है, जो चेंज मॉडिफाई करे रिसीव करने के बाद हमको मिल गया एक्सेस। हाँ चलिए भाई, ये आपका, हम अपना घर किसी को एक्सेस करने के लिए, वो आया लगा इधर का टेबल उधर, उधर का कुर्सी इधर करने, पूरा पूरा नक्शा ही चेंज करने लगा, घर में जो जहाँ रखा था उसको इधर का उधर कर दिया, तो वो हो गया इम्प्योर, और अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है, चेंज कर देता है। और प्योर मतलब आया, हम रखे थे जहाँ चेयर वहीं बैठा, जहाँ टेबल था उसी को यूज किया, उसने कोई चेंज नहीं किया, उसको यूज करके चला गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्योर मेथड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म आप शुरू में हम आपको बताए होंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो में आज इतना ही छोड़ देते हैं, और आपको अगर कोई फिर भी डाउट हो किसी टॉपिक में जो आज मैंने इस वीडियो में बताया है, कवर किया है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।